हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम वरुण है और आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल द स्टडी बाय वरुण पे स्वागत है। आज के इस एमसीक्यू सीरीज के वीडियो में हम इंडियन इकोनॉमी के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक मॉनेटरी पॉलिसी, मौद्रिक नीति को लेकर के आए। इससे पहले मैंने मौद्रिक नीति को, मॉनेटरी पॉलिसी को बहुत डिटेल में पढ़ाया है, जिस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, तो आप एक बार उस वीडियो को देख लें। पुनः जब आप मॉनेटरी पॉलिसी का इस एमसीक्यू सीरीज का क्वेश्चन देखेंगे तो आपको किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी। साथ ही साथ मौद्रिक नीति का, मॉनेटरी पॉलिसी के टूल्स का जो कंसेप्ट है, सीआरआर, एसएलआर, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, एमएसए, बैंक रेट, एमसीएलआर, ओपन मार्केट ऑपरेशन, इन सभी के सभी कॉन्सेप्ट को बहुत ही बेहतरीन तरीके से एग्जाम्पल बेस पे मैंने उसमें बताया है। तो चलिए शुरू करते हैं एमसीक्यू सीरीज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कहता है कि भारतीय रिजर्व बैंक निम्नलिखित में से किस एक गतिविधियों को बंध्यकरण, जिससे हम स्टेरिलाइजेशन के रूप में जानते हैं, इसका अर्थ क्या होता है कि बंध्यकरण के एक के रूप में माना जाता है। बंध्यकरण होता क्या है? देखिए, बेसिकली बंध्यकरण का अर्थ होता है बाधित करना। बाधित करना मतलब रोकना। किसको रोकना? तो कैश फ्लो को, कैश फ्लो इन मार्केट या कैश लिक्विडिटी को, जो नगद तरलता है, जो नगद तरलता है बाजार में, उसको कम करने के लिए जो भी प्रक्रियाएं चलाई जाती आरबीआई के द्वारा, उसी को स्टेरिलाइजेशन कहते हैं। जैसे आप मौद्रिक नीति पढ़ेंगे, मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स पढ़ेंगे, तो उसमें हम देखेंगे कि बहुत सारे मॉनेटरी टूल्स हैं, जिस टूल्स के द्वारा मार्केट में जो एक्सेस कैश गया रहता है, उस कैश को सोखा जाता है, खींचा जाता है, कम किया जाता है, ताकि रेट ऑफ इन्फ्लेशन को क्या किया जा सके? कम किया जा सके। अब हम देखते हैं ऑप्शन को। पहला, खुला बाजार कार्रवाई का संचालन। 100% खुला बाजार का जो कार्रवाई का संचालन है, इसके द्वारा एक्सेस मनी को बिना किसी प्रकार से बाधित किए हुए कम किया जाता है। दूसरा, निपटारा और भुगतान प्रणाली की निगरानी करके। नहीं, निपटारा और भुगतान प्रणाली जो है ना, ये एनपीए के अंतर्गत आता है, इसका मौद्रिक नीति से कोई संबंध नहीं है। तीसरा, केंद्र सरकार राज्य सरकार के लिए ऋण एवं रोकड़ा प्रबंध करके ये काम करता है, ये राजकोषीय घाटा का पार्ट है, इसका यहां पे कोई संबंध नहीं है। ये बेसिकली फिस्कल डेफिसिट का पार्ट है, इसका यहां पे संबंध नहीं है। गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थानों के कार्य का विनियमन करके। नहीं, कार्य का विनियमन करने का काम आरबीआई का होता है, वो आरबीआई अपने आरबीआई एक्ट 1934 के तहत करता है। अर्थात इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही ऑप्शन हो जाएगा ए, खुला बाजार कार्रवाई का संचालन करके बाजार से एक्सेस कैश को कम किया जाता है, जिसमें बहुत सारे मौद्रिक टूल्स का, मौद्रिक उपकरण का उपयोग किया जाता है, और उसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? स्टेरिलाइजेशन कहते हैं, जिसे हम हिंदी में बंध्यकरण के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट, दूसरा नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन मुद्रास्फीति को नियंत्रित कर कीमत स्थिरता बनाए रखने का उत्तरदायी संगठन है? कीमत स्थिरता का मतलब हो गया कि ये इन्फ्लेशन को क्या करती है? ये बैलेंस करती है। इन्फ्लेशन को क्या करती है? बैलेंस करती है। और ये काम करने का जो अधिकारी संगठन है वो कौन है? वो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई। और आरबीआई इसके लिए बाई मंथली मतलब प्रत्येक 2 महीने पर एक पॉलिसी बनाती है, जिस पॉलिसी को हम क्या कहते हैं? मॉनेटरी पॉलिसी कहते हैं, जिस पॉलिसी का डिटेल वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाला गया है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है कि बैंक बोर्ड ब्यूरो के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखिए, बैंक बोर्ड ब्यूरो जो है ना, इसकी स्थापना 2016 में किया गया, जिसका मुख्य कार्य है जो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक है, जो पब्लिक सेक्टर बैंक है, उनके चेयरमैन वगैरह की नियुक्ति करना है। दूसरा, उसका मुख्य काम है जो पब्लिक बैंक है, जो सरकारी बैंक है, उनकी जो बिजनेस रणनीति है उसमें उनको सहायता देना। सरकारी बैंकों के पूंजी का प्रबंध करना। इसके लिए 2016 में बैंक बोर्ड ब्यूरो का गठन किया गया है। अब देखते हैं उससे संबंधित कौन सा कथन सही है। पहला, आरबीआई का गवर्नर बैंक बोर्ड ब्यूरो का चेयरमैन होता है? एकदम नहीं होता है। ये तो एक अलग से बनाया गया एक कमेटी है, एक अलग से बनाया गया एक एडवाइजरी बॉडी है, जिसका चेयरमैन
मंत्रिमंडल के द्वारा नियुक्ति समिति के द्वारा इसे नियुक्त किया जाता है। आरबीआई के चेयरमैन का इससे कोई संबंध नहीं है। आरबीआई के गवर्नर का इसके चेयरमैन से संबंध नहीं है, अर्थात ये ऑप्शन क्या है, गलत है। दूसरा, बैंक बोर्ड ब्यूरो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक के अध्यक्ष के चयन के लिए संस्तुति करता है। हाँ, ये अध्यक्ष के चयन का ये संस्तुति करता है, सही है। तीसरा, बैंक बोर्ड ब्यूरो सार्वजनिक क्षेत्रक बैंक को कार्य नीतियों और पूंजीवर्धन योजनाओं के विकास करने में मदद करती है, ये भी करती है, अर्थात इसका सही ऑप्शन कौन हो जाएगा, 2 और 3। तो मैंने बताया कि इसके चेयरमैन की नियुक्ति कौन करती है, इसके चेयरमैन की नियुक्ति मंत्रिमंडल के नियुक्ति समिति द्वारा किया जाता है। आरबीआई गवर्नर इसके चेयरमैन होते नहीं है। नेक्स्ट, थोड़ा सा डिटेल इसका देख लेते हैं कि बैंक बोर्ड ब्यूरो की उत्पत्ति भारत में बैंकों के बोर्ड के शासन की समीक्षा करने हेतु मई 2014 में पीजे नायक की अध्यक्षता वाली कमेटी के सिफारिश पर हुआ है, और इसके सिफारिश पर 2016 में सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, राज्य के स्वामित्व वाले वित्तीय संस्थानों के पूर्णकालीन निदेशकों और गैर कार्यकारी अध्यक्षों की नियुक्ति हेतु सिफारिश करने के लिए पेशेवरों और अधिकारियों के लिए एक निकाय के रूप में बैंक बोर्ड ब्यूरो का गठन किया है। तो बैंक बोर्ड ब्यूरो 2 को देखता है, एक तो पब्लिक सेक्टर बैंक को देखता है, सरकारी बैंक को, साथ ही साथ जो राज्य के स्वामित्व वाले वित्तीय संस्थान है उनके भी अध्यक्ष की नियुक्ति के लिए संस्तुति करने का काम बैंक बोर्ड ब्यूरो का है, जिसका गठन पीजे नायक की अध्यक्षता वाली समिति के द्वारा, पीजे नायक की अध्यक्षता वाली समिति के सुझाव पर कब किया गया, 2016 में किया गया, और ये पीजे नायक समिति का सुझाव 2014 में बैंक बोर्ड ब्यूरो की स्थापना के लिए आया था। नेक्स्ट, बैंक बोर्ड ब्यूरो के चेयरमैन की नियुक्ति मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति द्वारा किया जाता है। आरबीआई के गवर्नर इसके अध्यक्ष होते नहीं है। नेक्स्ट, यह सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को रणनीति विकास करने, पूंजी जुटाने में मदद करती है, इसलिए 2016 में इसको लाया गया है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है चौथा, कहता है भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। कहता है भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए, मतलब ये कथन भारतीय अर्थव्यवस्था से रिलेटेड है, कोरिलेटेड है। पहला, यदि मुद्रास्फीति अत्यधिक है तो आरबीआई संभावित रूप से सरकारी प्रतिभूति खरीद सकता है। देखिए, मुद्रास्फीति अगर अधिक है तो सरकारी प्रतिभूति खरीद सकता है, खरीदेगा तो बाजार में पैसा देना पड़ेगा, और पैसा देगा तो और इन्फ्लेशन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, अर्थात ये ऑप्शन तो सरासर गलत है। उस समय क्या होता है, ये बेचता है, ये क्या करता है, खरीदता नहीं है, ये उस समय बेचता है, और इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, ओपन मार्केट ऑपरेशन, जो कि मैंने डिटेल वीडियो में इसके बारे में बहुत सुंदर एग्जांपल के द्वारा बताया है। नेक्स्ट, कहता है यदि रुपया का तेजी से मूल्य ह्रास हो रहा हो तो आरबीआई बाजार में डॉलर का संभावित रूप से विक्रय कर सकता है 100%। मान लो कि रुपया का मूल्य बहुत जल्दी गिर रहा हो, कब गिरता है, जब हमारा इंपोर्ट अधिक होता है, हम आयात अधिक करेंगे तो रुपया का मूल्य गिरेगा। क्यों, क्योंकि रुपया अन्य देशों के पास जाना शुरू हो जाता है, तो हमारे रुपया का मूल्य गिरता है। वैसे केस में आरबीआई क्या करती है, रुपया के बदले डॉलर पे करना शुरू करती है, जिससे रुपया का मूल्य बढ़ना शुरू होता है, अर्थात ये ऑप्शन सही है। तीसरा, अगर यूएसए या यूरोपियन संघ में ब्याज दरें गिरती है, देखिए ब्याज दर जब गिरेगा तो जो मनी है, मुद्रा की सप्लाई क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और मुद्रा का सप्लाई जैसे ही बढ़ेगा मुद्रा का जो वैल्यू है वो गिर जाएगा, और मुद्रा की वैल्यू गिरेगी तो अन्य देशों को इसका लाभ होगा। तो वही ऑप्शन यहां पे कह रहा है कि यूएसए या यूरोपियन संघ में ब्याज दरें गिरती है तो इससे संभावित रूप से आरबीआई की डॉलर की खरीद प्रेरित होगी, एकदम प्रेरित होगी, क्योंकि डॉलर हो जाएगा सस्ता, हम चाहेंगे कि अधिक से अधिक डॉलर खरीद के अपने पास रख ले, अर्थात इसका सही ऑप्शन कौन हो जाएगा, 2 और 3। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। ट्रेजरी बिल को हम लोग शॉर्ट में टी बिल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, टी बिल भी कहते हैं, जो बेसिकली केंद्र सरकार के द्वारा अल्पकाल के कर्ज लेने हेतु आरबीआई के द्वारा जारी करवाया जाता है। और ये जो ट्रेजरी बिल है ये सेल ऑन द बेसिस ऑफ डिस्काउंट, ये डिस्काउंट पे बिकता है, छूट पे बिकता है, और बेसिकली 91 दिन, 182 दिन और 364 दिन की अवधि के लिए जारी किया जाता है। बेसिकली इसे इशू करने का काम
सेंट्रल गवर्नमेंट का है, सेंट्रल गवर्नमेंट का है थ्रू आरबीआई। इसको कौन जारी करता है? आरबीआई के द्वारा सेंट्रल गवर्नमेंट इसे जारी करवाती है, जो डिस्काउंट पे बिकता है, इसलिए इसको बिल ऑफ डिस्काउंट के नाम से भी जाना जाता है। अब पहला ऑप्शन कहता है कि ट्रेजरी बिल लघु अवधि तरलता का प्रबंधन करने के लिए उपयोग किया जाता है। एकदम सही है। लघु अवधि इसलिए क्योंकि 91 दिन, 182 दिन, 364 दिन के लिए होता है, तो लघु अवधि के लिए हो। नेक्स्ट, ट्रेजरी बिल छूट पर जारी किए जाते हैं और समान मूल्य पर भुगतान करके वापस जाते हैं। एकदम सही है। छूट पे बेचा जाता है। जैसे मान लिया जाए कि ट्रेजरी बिल का जो मिनिमम राशि होगा ना, एक ट्रेजरी बिल का, एक पेपर का, वो 25,000, तो छूट होगा, डिस्काउंट होगा कि चलो ये 91 दिन का ट्रेजरी बिल है, ये 24,500 में बिकेगा, तो आप पे कीजिए 24,500, आपको एक ट्रेजरी बिल आरबीआई दे देगी। लेकिन जब 91 दिन पूरा होगा तो आरबीआई आपसे वो पेपर लेगी और आपको 25,000 देगी, क्योंकि एक्चुअल में उस ट्रेजरी बिल का वैल्यू कितना है? 25,000 है, लेकिन वो बिका था 24,500 में, अर्थात ये भी सही है। तीसरा, ट्रेजरी बिल भारत सरकार और राज्य सरकार दोनों जारी करते हैं। नहीं, ट्रेजरी बिल सिर्फ भारत सरकार जारी करते हैं, राज्य सरकार द्वारा जारी नहीं किया जाता। नेक्स्ट, ट्रेजरी बिल के 3 प्रकार है, 91 दिन, 182 दिन, 364 दिन। ये सही है, अर्थात इसका कौन सा ऑप्शन सही है? 1, 2 और 4। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन कहता है कि कॉल मनी मार्केट से तात्पर्य क्या है? देखिए, कॉल मनी मार्केट जो है ना, ये एक आंतरिक मार्केट है, आंतरिक बाजार है, आंतरिक बाजार है जिसमें एक बैंक दूसरे बैंक से 24 आवर्स के लिए, अधिकतम 24 आवर्स के लिए क्या लेता है? लोन लेता है। इसी को हम कॉल मनी मार्केट कहते हैं, जो मैंने आपको बताया भी है मौद्रिक नीति के टॉपिक में कि हम एमएसएफ को, बेसिकली मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, सीमांत अस्थायी सुविधा को कॉल मनी मार्केट में जो मोनोपोली है बड़े बैंकों को, उसको तोड़ने के लिए लाया गया है। अब देखते हैं क्या होता है कॉल मनी मार्केट। पहला है, एक दिन की अवधि के लिए बैंकों के आंतरिक स्तर पर ऋण लेन देन और उधार करता है। एकदम सही है। आंतरिक स्तर मतलब ये क्या है? ये आंतरिक बाजार है, दो बैंकों के बीच होती है, ठीक है। दूसरा, वाणिज्य बैंकों द्वारा आरबीआई को लघु अवधि के लिए कर दिया जाता है। नहीं, एकदम गलत है। लघु अवधि के लिए होगा तो फिर तो रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट में चला जाएगा। नेक्स्ट, आरबीआई द्वारा वाणिज्य बैंकों से लघु अवधि के लिए ऋण लेता है। नहीं, ये रिवर्स रेपो रेट का पार्ट है, अर्थात इसका सही ऑप्शन कौन हो जाएगा? सिर्फ 1 हो जाएगा। नेक्स्ट, कहता है निम्नलिखित में से कौन संकुचनशील मौद्रिक नीति का उदाहरण? देखिए, संकुचनशील, कॉन्ट्रैक्ट मॉनेटरी पॉलिसी, कॉन्ट्रैक्शन मॉनेटरी पॉलिसी, जिसमें क्या होता है? रेट ऑफ इंटरेस्ट माने ब्याज दर को बढ़ाया जाता है ताकि जो मुद्रा का सप्लाई है, मुद्रा का सप्लाई है, ये क्या हो जाए? कम हो जाए। और जैसे मुद्रा का सप्लाई होगा, जो इन्फ्लेशन है, जो इन्फ्लेशन का दर है, वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो देखते हैं क्या है संकुचनशील। पहला कहता है केंद्रीय बैंक द्वारा आरक्षित अनुपात का कम करना। नहीं, आरक्षित अनुपात कम करेगा तब मार्केट में पैसा और चला जाएगा ना। जैसे मान लो सीआरआर को कम कर दिया तो तब बैंक के पास अधिक पैसा बचेगा। मैंने सीआरआर का डिटेल उस वीडियो में बताया है, इसलिए प्लीज उस वीडियो को एक बार देख लीजिए। बहुत ही बढ़िया वीडियो बनाया गया है, एक बार देख लेंगे ना तो मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स में से एक भी कंसेप्ट आपसे मिस नहीं होने को है। तो अगर आरक्षित अनुपात को कम करेगा, सीआरआर को अगर कम करेगा, तो जो मनी का जो सप्लाई है वो सप्लाई क्या जाएगा? बढ़ जाएगा, अर्थात ये गलत है। दूसरा, केंद्रीय बैंक द्वारा बट्टा दर कम करना। नहीं, बट्टा दर को कम करने से भी बढ़ जाएगा। नेक्स्ट, केंद्रीय बैंक द्वारा पारिवारिक आय के करों में वृद्धि करना। नहीं, पारिवारिक आय के कर में वृद्धि करेगा तो इससे भी नहीं होगी। केंद्रीय बैंक द्वारा वाणिज्य बैंकों से कोष प्रतिभूति बेचना, हाँ, इसी को हम कहते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन। इस समय क्या होता है कि आरबीआई जो है ना, वो वाणिज्य बैंकों से ट्रेजरी बिल, पेपर वगैरह बेचती है। उससे क्या होता है? वाणिज्य बैंकों के पास बॉन्ड पेपर जाता है और वाणिज्य बैंकों के पास जो कैश है वो आरबीआई के पास आता है। जैसे ही आरबीआई के पास कैश आएगा, मुद्रा की सप्लाई गिर जाएगी और रेट ऑफ इन्फ्लेशन कम हो जाएगा, क्योंकि मुद्रा का सप्लाई कम होगा तो मार्केट में पैसा कम हो जाएगा, पैसा कम होगा तो लोग मांग कम करेंगे, मांग कम करेंगे तो बेचने वाला, बनाने वाला प्राइस कम करेगा, और प्राइस कम करेगा तो उसी को हम क्या कहते हैं? इन्फ्लेशन का रिड्यूस होना। तो इसका सही ऑप्शन कौन हो जाएगा? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है कि वैसी परिसंपत्ति जिसे 12 माह या इससे कम अवधि के लिए गैर निष्पादनकारी परिसंपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया गया हो तो क्या कहलाता? तो इस संपत्ति को हम कहते हैं सब स्टैंडर्ड परिसंपत्तियां।
बेसिकली ये संपत्ति जोखिम को कवर करने के लिए रखी जाती है बैंकों के द्वारा, लेकिन अगर ये लंबे समय तक रखा जाए तो ये बैंकों के लिए हानिकारक होता है, और ऐसी संपत्ति को हम क्या कहते हैं? सब स्टैंडर्ड पड़ी संपत्तियां, जो 12 माह या इससे कम अवधि के लिए गैर निष्पादनकारी परिसंपत्ति के रूप में रखा जाता है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, आरबीआई बैंकों को अपने अंतर बैंकीय दावों के आसान निस्तारण हेतु सक्षम बनाती है, सक्षम बनाने का काम करती है ताकि बैंक आसानी से काम कर सके। बैंकिंग लेन देन के निपटारा की यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो इस प्रक्रिया को हम कहते हैं समाशोधन गृह, और आरबीआई को कहा जाता है, आरबीआई को कहा जाता है समाशोधन गृह का एजेंट। क्या कहा जाता है? समाशोधन गृह का एजेंट कहा जाता है, क्योंकि इस कार्य को ट्रेंड करने वाला बैंकों को कौन होता है? आरबीआई होता है। नेक्स्ट, 10वां नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन आरबीआई की मौद्रिक नीति के संदर्भ में सही है? एक बार पहले मौद्रिक नीति को समझते हैं। देखिए, ये जो मॉनेटरी पॉलिसी है, ये जो मॉनेटरी पॉलिसी है, इसमें दो कार्य होता है। एक मनी सप्लाई को बढ़ाना, और दूसरा होता है मनी सप्लाई को कम करना। मनी सप्लाई को कम करने को कहते हैं संकुचनकारी, और मनी सप्लाई को बढ़ाने को कहते हैं विस्तारवादी। ठीक है, यह कब किया जाता है? जब मुद्रास्फीति अधिक होती है, मुद्रास्फीति अधिक होती है तो यह किया जाता है। और यह कब किया जाता है? जब मुद्रा अपस्फीति अधिक होती है, मुद्रा अपस्फीति अधिक होती है तो ऐसा किया जाता है। ठीक है, अब देखिए इससे क्या होता है, मुद्रा अपस्फीति में क्या होता है? प्राइस जो है ना वो गिरा हुआ रहता है, अब मुद्रास्फीति में क्या होता है? प्राइस जो है वो बढ़ा हुआ रहता है। तो जब मुद्रास्फीति को कम करना होता है तो मनी सप्लाई को घटा दी जाती है, और जब मुद्रा अपस्फीति को बढ़ाना होता है या मुद्रा अपस्फीति को इसको क्या करना है, इसको प्राइस कम करने की प्रक्रिया को गिराना है तो सप्लाई को बढ़ा दिया जाता है। इसी प्रक्रिया को हम कहते हैं मॉनेटरी पॉलिसी, मौद्रिक नीति, जिसमें विस्तारवादी का उपयोग कब होता है? जब अपस्फीति अधिक होती है, और जब संकुचनकारी का कब उपयोग होता है? जब मुद्रास्फीति अधिक होती है। तो अपस्फीति अधिक होगी तो इसको कम करने के लिए किसका उपयोग करेंगे? विस्तारवादी का, और मुद्रास्फीति अधिक होगी तो इसको कम करने के लिए किसका उपयोग करेंगे? संकुचनकारी का। तो चलिए अब थोड़ा सा इसके ऑप्शन को देखते हैं। पहला कहता है कि आरबीआई की मुद्रा प्रसारण का मतलब है कि सप्लाई को क्या करना? बढ़ाना। का उद्देश्य मौद्रिक आपूर्ति बढ़ाना, सही है, और अपस्फीति को कम करना, अपस्फीति को कम करने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो ये सही ऑप्शन इसका क्या गया? सही हो गया। अर्थात यहां पे साफ साफ देख रहे हैं कि अगर मनी सप्लाई बढ़ाएगी तो ये जो बढ़ी हुई अपस्फीति ये क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, और अगर मनी सप्लाई को कम करेगा तो ये बढ़ा हुआ जो मुद्रास्फीति ये क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अर्थात पहला ऑप्शन क्या है? सही है। दूसरा, आरबीआई की मुद्रा संकुचन की नीति का उद्देश्य मौद्रिक आपूर्ति बढ़ाना। देखिए, संकुचन में मौद्रिक आपूर्ति घटता है न कि बढ़ता है, अर्थात ये ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट, आरबीआई की मुद्रा प्रसार की नीति, मुद्रा के प्रसार की नीति में मुद्रा का सप्लाई बढ़ता है, मौद्रिक आपूर्ति घटती है? नहीं, घटती नहीं है, बढ़ती है, अर्थात ये भी ऑप्शन गलत है। आरबीआई की मुद्रा संकुचन की नीति का उद्देश्य मौद्रिक आपूर्ति घटाना और अपस्फीति को कम करना, नहीं, ये अपस्फीति को बढ़ा देता है, ये बेसिकली मुद्रास्फीति को कम करता है, न कि मुद्रा अपस्फीति को। अर्थात इसका सही ऑप्शन कौन हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा ये डिटेल पूरा। चलिए 11वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि एक गतिहीन अर्थव्यवस्था के लिए सरकार द्वारा अपनाई जानी चाहिए। देखिए, गतिहीन अवस्था अगर किसी को हम कहते हैं, अगर हम कहते हैं कि ये गतिहीन है, तो गतिहीन अर्थव्यवस्था हम कब कहेंगे? जब उस अर्थव्यवस्था में उत्पादन कम होगा, क्योंकि उत्पादन कम होगा तो रोजगार कम होगी, रोजगार कम होगी तो लोगों का आय कम होगा,
आय अगर कम होगा इसका मतलब है कि जो पॉवर्टी है, जो गरीबी है, वो क्या हो जाएगा, वो बढ़ जाएगा। गरीबी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसीलिए जो गतिहीन अर्थव्यवस्था है, जो गतिहीन अर्थव्यवस्था है, इस अर्थव्यवस्था को गति में लाने के लिए सबसे पहले किसको बढ़ाने की बात होती है, इसमें सबसे पहले उत्पादन को बढ़ाने का बात किया जाता है। उत्पादन कब बढ़ेगा, जब निवेश बढ़ेगा। जब क्या बढ़ेगा, निवेश बढ़ेगा। जब उस उत्पाद का मांग बढ़ेगा, जब बहुत सारे अन्य प्रक्रियाएं सरकार के द्वारा की जाएगी, मौद्रिक नीति को थोड़ा सा फैलाव किया जाएगा, तो ऑटोमेटिक उत्पादन बढ़ेगी। उत्पादन बढ़ेगी तो ये जो गतिहीन अर्थव्यवस्था है ये पुनः गति में आ जाएगा। अब चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला, कम व्यय करना। नहीं, कम व्यय होगा तब तो मांग बढ़ेगी ही नहीं, अर्थात ये ऑप्शन गलत है। अधिक व्यय करना तथा संकुचनकारी नहीं, विस्तारवादी मौद्रिक नीति का उपयोग होगा तब ना बहुत अधिक निवेश बढ़ेगा, अर्थात यह भी ऑप्शन गलत है। कम व्यय करना तथा संकुचनकारी मौद्रिक नीति का अनुसरण करना। देखिए, कम व्यय करेगा, संकुचनकारी मौद्रिक नीति का उपयोग करेगा तो निवेश उत्पादन बढ़ेगा ही नहीं, तो कभी भी यह गतिहीनता हटेगी नहीं। चौथा, अधिक व्यय करना तथा विस्तारवादी मौद्रिक नीति का अनुसरण करना। क्यों? क्योंकि इससे क्या होगा, अधिक व्यय करेगा तो मांग बढ़ेगा, और विस्तारवादी मौद्रिक नीति होगा तो निवेश बढ़ेगा, और जैसे ही निवेश बढ़ेगी उत्पादनकर्ता के द्वारा उत्पादन को बढ़ा दिया जाएगा, और ये जो गतिहीन की जो स्थिति है ये पुनः गति करना शुरू कर देगा। अर्थात इसका सही ऑप्शन कौन है, सही ऑप्शन इसका है डी। नेक्स्ट, अगला कहता है किसी देश के केंद्रीय बैंक द्वारा विदेशी विनिमय बाजार में विदेशी मुद्रा की बिक्री क्या कहलाती। तो इसी को बेसिक हम लोग आधिकारिक आरक्षित लेन देन कहते हैं। जब हम भारतीय मुद्रा को बेचते हैं और जब हम खरीदते हैं तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, उस प्रक्रिया को आधिकारिक आरक्षित लेन देन कहते हैं। इसमें याद रखिएगा कि जब इस प्रक्रिया में कहता है कि जब अपनी मुद्रा को खरीदते हैं तो उसमें हमें लाभ होता है, और जब हम अपनी मुद्रा को बेचते हैं, बिक्री करते हैं, तो हमें उसमें हानि होती है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन कहता है कि नव वर्ष मनाने के लिए देश भर के लोगों ने अपने खर्चों को पूरा करने के लिए अपने बैंक खातों से आहरण किया है। आहरण का मतलब है कि पैसा निकाला है। पैसा क्या किया है, पैसा लिया है। ठीक है, पैसा लिया है, अर्थात इस केस में बाजार में जो पैसा है वो पहले से बढ़ गया है। बाजार में पैसा क्या हो गया है, बढ़ गया है। और बैंक खाता में पैसा क्या हो गया है, कम हो गया है। और इसी को हम लोग कहते हैं मुद्रा जमा अनुपात। इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, मुद्रा जमा अनुपात। अब देखिए, अब यहां पे कह रहा है कि भाई लोग क्या कर रहे हैं, पैसा निकाल रहा है। थोड़ा सा इसको हम कर दें कि मुद्रा जमा अनुपात का क्या फॉर्मूला होता है। तो ये इनका फॉर्मूला है कि लोगों के पास पैसा डिवाइडेड बाय बैंक खाता में पैसा। इसी को हम क्या कहते हैं, मुद्रा जमा अनुपात कहते हैं। अब देखिए, नव वर्ष में लोगों ने क्या किया, बैंक खाता से पैसा निकालना शुरू किया, अर्थात यहां पे कम हुआ। मान लो कि एक व्यक्ति के बैंक खाता में 100 रुपया था, पहले से उस व्यक्ति के पास 20 रुपया ही था। कितना था, 20 रुपया। तो इसका कितना होगा, 1:5। ठीक है, 1:5 होगा। लेकिन उस व्यक्ति ने क्या किया, इस 100 रुपया में से वो 30 रुपया निकाल लिया, तो बचा कितना, 70 रुपया। बचा कितना, 70 रुपया। और अब उसके पास 30 रुपया आ गया, अर्थात इसका क्या होगा, 50/70। तो ये हो गया 5:7, जो कि पहले कितना था, तो पहले जो इसका रेशियो था वो था 1:5, अब हो गया 5:7। अर्थात इस केस में मुद्रा जमा अनुपात में क्या हुई, बढ़ोतरी हुई। अर्थात जितने लोग बैंक से जितना अधिक पैसा निकालेगा उतना अधिक मुद्रा जमा अनुपात में वृद्धि होगी, और जितना अधिक बैंक में डिपॉजिट किया जाएगा मुद्रा जमा अनुपात की दर क्या होगी, कम हो जाएगी। नेक्स्ट, 14वां क्वेश्चन कहता है कि ट्रेजरी बिल से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। मैंने थोड़ी देर पहले ही ट्रेजरी बिल के बारे में आपको बताया है। पहला,
इसका इस्तेमाल केंद्र सरकार द्वारा अपनी लघु अवधि के धन की आवश्यकता की पूर्ति के लिए किया जाता है। एकदम सही है, किया जाता है। नेक्स्ट, बैंक इसे अपने संवैधानिक तरलता अनुपात स्तरों को विनियमित करने के लिए इस्तेमाल करती है। हाँ, कर सकती है। जो एसएलआर आप पढ़े हैं, जो कि जिसका वीडियो का लिंक मैंने वीडियो का डिस्क्रिप्शन दिया है, उसमें मैंने एसएलआर पढ़ाया है। मैंने यहाँ पे बताया है कि एसएलआर में एक बैंक को अपने कुल जमा पूंजी का कुछ प्रतिशत अपने पास नगद, सोना तथा सरकारी प्रतिभूति के रूप में रखना पड़ता है। और ये जो ट्रेजरी बिल है ना, ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी भी है, ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी है, अर्थात ट्रेजरी बिल को भी एसएलआर के रूप में रखा जा सकता है। अर्थात इसका दोनों का दोनों ऑप्शन क्या है, सही है। नेक्स्ट, लास्ट क्वेश्चन कहता है कि अर्थव्यवस्था में ब्याज व्याप्ति अनुपात क्या प्रदर्शित करता है। देखिए, व्याप्ति मतलब होता है व्यापक मात्रा में उपलब्ध। तो कहता है कि अर्थव्यवस्था में ब्याज व्याप्ति अनुपात अगर अधिक है, अर्थात आपके पास ब्याज भुगतान के लिए, ब्याज भुगतान हेतु पैसा अधिक है, अर्थात यह दिखा रहा है कि आप बेईमान नहीं हो सकते हैं, आपका साख, आपका क्रेडिट बहुत ही बढ़िया है। तो ये जो ब्याज व्याप्ति अनुपात है, ये दिखाता है कि आपका क्रेडिट कितना अच्छा है। क्यों? क्योंकि आपने अपने पास अपने आय का कुछ राशि कुछ लंबे समय या कुछ महीनों के ब्याज भुगतान के लिए रखा है। अर्थात आप इतने दिनों में आप करप्ट नहीं हो सकते, आप बेईमान नहीं हो सकते। इसी प्रक्रिया को कहते हैं ब्याज व्याप्ति अनुपात, जिसे इंग्लिश में कहते हैं इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, कि आपके पास कितना आय है जो आपके कितने मंथ के इंटरेस्ट को कवर कर सकता है। ऑप्शन देखते हैं। इसका उपयोग यह निर्धारित करने के लिए किया जाता है कि कोई कंपनी अपने बकाया ऋण का भुगतान कितनी आसानी से कर सकता है। एकदम सही है। जैसे मान लिया जाए कि मैं अपने आय का 500 रुपया रखा हूं, अब मुझे 100 रुपया पर मंथ ब्याज देना है, अर्थात 5 महीने तक हम कभी भी हमारा अकाउंट एनपीए नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स नहीं हो सकता है। अर्थात ये 500 रुपया दिखाता है कि हम 5 महीने तक कितने आसानी से ब्याज भुगतान कर सकते हैं। नेक्स्ट, यह संख्यात्मक अभिव्यक्ति है जो किसी व्यक्ति के वित्तीय इतिहास के आधार पर साख को व्यक्त करता है। नहीं, इसका कोई संबंध नहीं है। अधिक ब्याज व्याप्ति अनुपात का अर्थ है कि ऋणदाता को अधिक राशि का भुगतान किया जाएगा। नहीं, अधिक ब्याज व्याप्ति का अर्थ है कि वो व्यक्ति अधिक दिनों तक आसानी से ब्याज का भुगतान कर पाएगा। अर्थात इसका सही ऑप्शन क्या है? सही ऑप्शन है ए। तो ये 15 महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैंने मॉनेटरी पॉलिसी से, मौद्रिक नीति से लिया था। होप कि आपको ये सारे के सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर थोड़ी बहुत कंसेप्ट में दिक्कत हुई होगी तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डिटेल वीडियो का लिंक दिया हुआ है, आप वहां से जाकर के मॉनेटरी पॉलिसी के डिटेल वीडियो को देख लीजिए। फिर किसी प्रकार की कोई कठिनाई इस एमसीक्यू में नहीं होगा। थैंक यू।